नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो हमारा MCQ सीरीज चल रही है, आज उसका हमारा पार्ट 9 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट इन। किस राज्य में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है ना, किस राज्य में सबसे ज़्यादा? रिसेंटली आपसे पूछा जाए कि भाई 2018, 19, 19-20 में सबसे ज़्यादा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो कहाँ पर, किस राज्य में हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो जो 2018-19 का डाटा था कि टोटल फूड ग्रेन कितना हुआ है, 284 मिलियन टन। इतना क्या हुआ है टोटल इंडिया में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। उसमें से जो उत्तर प्रदेश का शेयर था वो था कितना? 54 मिलियन टन। तो सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मल्च टिलेज को और क्या कहते हैं हम? ठीक है, जो मल्च टिलेज होती है दोस्तों उसे हम और क्या कहते हैं? तो उसको हम फैलो टिलेज या क्लीन टिलेज भी उसको हम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मल्च टिलेज को और क्या बोला जाता है? तो दोनों बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विंड इरोजन इज द मेजर थ्रेट इन विच स्टेट। मतलब जो विंड इरोजन होता है, वायु अपक्षरण, जैसे हम हिंदी में कहते हैं वायु अपक्षरण, ये जो वायु अपक्षरण है किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा? सबसे ज़्यादा समस्या है तो ये किस राज्य में? राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान में विंड बहुत तेज़ी से चलती है, हवाएं बहुत तेज चलती है, तो वहाँ पर विंड इरोजन की संभावना है या मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों चौथा, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग। योजना आयोग के अनुसार प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिकल जोन? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कितने? 15 हैं। कौन कौन से? आइए वो देख लेते हैं एक बार हम कौन कौन से। यहाँ पर ये मैप है एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स ऑफ इंडिया, आपको देख रहे हैं टोटल कितने? 15 है। एक, ठीक है, एक के बाद दूसरे के बाद अपना तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। 10 के बाद अपना यहाँ पर है 12, ये 11 है ना, ये वाला 11, 12, 13, 14 और एक अपना छोटा सा इधर रह गया। टोटल है आइसलैंड वाला, जो आइसलैंड है अंडमान निकोबार नीचे की तरफ 15, यहाँ पर ये 15। ठीक है, टोटल कितने? 15 है। वेस्टर्न हिमालय पहले वाला कौन सा होता है? वेस्टर्न हिमालय रीजन। सेकंड वाला कौन सा हमारा? ईस्टर्न हिमालयन, ये वाला रीजन ईस्टर्न हिमालयन है। ठीक है, तीसरा वाला कौन सा है? लोअर गैंगलेटिक, ये वाला जो रीजन है ना पूरा, ठीक है, यहाँ तक ये वाला लोअर गैंगलेटिक प्लेन है। चौथा कौन सा हमारा? मिडिल गैंगलेटिक प्लेन है, ये वाला, ठीक है ना। पांचवा हमारा कौन सा? अपर गैंगलेटिक प्लेन है, ये वाला उत्तर प्रदेश वाला। इसके बाद छठा हमारा ट्रांस गैंगलेटिक, ये वाला दिल्ली हरियाणा पंजाब, ये ना ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा सातवां है ईस्टर्न प्लेटू हिल रीजन, ये वाला, ठीक है, ये सेंट्रल प्लेटू हिल रीजन 8वां। 9वां हमारा वेस्टर्न प्लेटू हिल्स रीजन, ये वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार 10वां हमारा साउथर्न, 10th नंबर का कौन सा है? साउथर्न प्लेटू हिल रीजन, ठीक है, 10वें नंबर का। 11 नंबर का हमारा ईस्टर्न रीजन, ये वाला ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट कोस्ट प्लेन। 12 हमारा कौन सा? ये है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट प्लेन। 13 हमारा गुजरात, ठीक है। 14 हमारा वेस्ट ड्राई रीजन और 15वां हमारा अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार टोटल देश के अंदर कितने? 15 हैं। ठीक है, इस पर मैं कंप्लीट लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए। स्टेट है द सीड लॉ इन इंडिया। भारत में किस राज्य में बीज अधिनियम को लागू किया गया है ना? बीज अधिनियम, सीड एक्ट जो है, सीड लॉ या बीज नियम को लागू किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में बीज नियम को लागू किया गया है, तो आंसर है कर्नाटक में। कौन सा स्टेट है वो? कर्नाटक राज्य, जहाँ पर बीज नियम को लागू किया गया है। सीड लॉ देखो, अकॉर्डिंग जो सीड लॉ होता है या फिर सीड एक्ट है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई सीड एक्ट कब आया है ना, सीड एक्ट कब आया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीड एक्ट आया हमारा 1966 में, ठीक है। और लागू कब हुआ ये? ठीक है, सीड एक्ट लागू जो हुआ था वो हुआ था 1969 में, याद रखना, 2 अक्टूबर 1969 में। आया कब था? आया था हमारा 29/12, ठीक है। कब आया था? 29/12/1966 में सीड एक्ट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है
प्रोटीन विच इज इसेंशियल फॉर द गुड ब्रेड क्वालिटी, वह कौन सी प्रोटीन होती है जो कि ब्रेड बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छी, ब्रेड क्वालिटी के लिए सबसे अच्छी होती है। तो गेहूं, देखो आपसे पता है कि ब्रेड बनाने के लिए गेहूं सबसे अच्छा होता है, और गेहूं के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है? लोच होता है, इलास्टिसिटी होती है, इसलिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो गेहूं से हम ब्रेड बनाते हैं, तो गेहूं के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट टेस्ट ऑफ ग्राम लीफ। जो चना की पत्तियां होती हैं उनमें जो खट्टापन होता है ना, चना की पत्तियों में जो खट्टा, खारापन जिसको हम कहते हैं, हिंदी में खारापन भी कह सकते हैं, खट्टापन या खारापन जो होता है वो किसके कारण होता है? आपसे पूछा जाए खारापन किसके कारण होता है? तो चना की पत्तियों में 2 एसिड होते हैं, एक मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इन दोनों के कारण होता है। मैलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, 90 से लेकर 96% तक होता है, और ऑक्जेलिक एसिड 4 से लेकर 10% तक होता है। तो इन दोनों एसिड के कारण क्या होता है? ग्राम की पत्तियों में, लीव्स में क्या होता है? खारापन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सीलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंडनट, कि भाई ग्राउंडनट में सीलिंग परसेंट, छिलका प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर है 70%। कितना है? 70% इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था अपना? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्योलेनाइट जो है किस प्रकार का एक मिनरल होता है? आपसे पूछा जाएगा क्योलेनाइट किस प्रकार का एक सिलिकेट। देखो क्योलेनाइट है क्या? तो ये एक प्रकार का सिलिकेट मिनरल होता है। क्या होता है? सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल होता है ना। तो ये इसका आंसर है 1:1। क्लोनाइट कौन सा होता है? 1:1 होता है, नॉन एक्सपांडिंग होता है, इसमें एक्सपांडिंग की कैपेसिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कैल्शियम कंटेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है ना एसएसपी के अंदर? एसएसपी जो फर्टिलाइजर होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो आपको पता है इसमें 16% तो क्या होता है? P2O5 होता है। ठीक है। 12% क्या होता है? इसमें सल्फर होती है, और 19% क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो आप देखें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सुटेबल है, 18 से लेकर 21%, ये आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विच इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के निर्माण में निम्न में से कौन सा? तो आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल जो होता है कहाँ होता है? पत्ती के अंदर। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पिगमेंट होता है जरूरी है ना, हमारी जो लीफ होती है वो हरी किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उसके बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम। उसके बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है। क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या होता है? प्रकाश फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। हमारी जो पत्तियां हरी दिखती हैं, ग्रीन दिखती हैं, ड्यू टू द क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के टाइप होते हैं, क्लोरोफिल A B C D है ना। तो हायर प्लांट्स के अंदर जो होता है क्लोरोफिल A है ना, सभी प्लांट्स में आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल A। ये क्या होता है? यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? ये सार्वत्रिक पिगमेंट होता है, याद रखना। क्लोरोफिल A क्या होता है? सार्वत्रिक पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द फर्स्ट पर्सन यूज्ड एक्सरे फॉर द म्यूटेशन ब्रीडिंग। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने एक्सरे का पहली बार म्यूटेशन ब्रीडिंग में यूज किया है ना। तो एक्सरे का सबसे पहले किसने यूज किया? मूलर ने। ठीक है। किसने? मूलर के द्वारा यूज किया गया है। ड्रोसोफिला में सबसे पहले इसने ड्रोसोफिला में इसको यूज किया, मतलब इसने। इसका प्लांट के अंदर आपसे पूछा जाए तो स्टाल्डर। ठीक है। प्लांट के अंदर आपसे पूछा जाए तो स्टाल्डर नाम का वैज्ञानिक है, उसने 1928 में बार्ले में, प्लांट में बार्ले में यूज किया गया था स्टाल्डर ने। मूलर ने 1927 में ड्रोसोफिला में म्यूटेशन का सबसे पहली बार यूज किया गया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या? मूलर के द्वारा सबसे पहली बार यूज किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्योर लाइन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। तो प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो प्योर लाइन थ्योरी जॉनसन के द्वारा। प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जॉनसन के द्वारा। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो प्रेजेंट के अंदर कितनी है? 0.03% है ना, इतनी है। या लगभग 300 350 अभी है ना, किसी बुक के अंदर आपको 300 ppm से ज़्यादा मिलेगी, 340 350 ppm तक दी हुई है। तो परसेंट के अंदर 0.03% है ना। अभी थोड़ी इसकी इंक्रीज होने लगी, लगातार क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। ठीक है। इन सब के कारण क्या हो रहा है? CO2 की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसकी मात्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भाई पेस्टिसाइड कंजप्शन इन द हाईएस्ट इन विच क्रॉप, कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड कंजप्शन किया होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटन। कपास में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पेस्टिसाइड कंजप्शन होता है, याद रखना ना। सबसे ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव किस फसल में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? पेस्टिसाइड के अंदर, कॉटन के अंदर किया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर अपना राइस है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 16, रूसेटिंग ऑफ फ्लावर्स एंड डबल सीड फॉर्मेशन इज द कॉटन इज ड्यू टू, किस इंसेक्ट के कारण कॉटन के अंदर, कपास के अंदर रूसेटिंग नाम का जो फ्लो है ना, रूसेटिंग होती है जिसको हम रीसेटिंग भी कहते हैं, एंड डबल सीड फॉर्मेशन, ये वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डबल सीड फॉर्मेशन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? पिंक बोलवर्म के कारण। डबल सीड फॉर्मेशन किसके कारण होता है? पैक्टिनोफोरा गोसिपिला, आपको नाम पता है? पैक्टिनोफोरा गोसिपिला इसका साइंटिफिक नेम होता है ना। गोसिपिला क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। तो पिंक बोलवर्म के कारण क्या होता है? डबल सीड फॉर्मेशन और रूसेटिंग होती है कॉटन के अंदर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, पंचायती राज सिस्टम भारत में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो आंसर है 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था। नागौर राजस्थान के अंदर है ना, नागौर, ठीक है, नागौर राजस्थान में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1959 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फर्स्ट केवीके वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। फर्स्ट केवीके जो है, प्रथम केवीके सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ ना? तो प्रथम केवीके पौंडीचेरी के अंदर, कहाँ पर? पौंडीचेरी के अंदर स्टार्ट हुआ था, है ना, 1974 के अंदर केवीके, प्रथम केवीके कहाँ पर? 1974 में, ठीक है। केवीके के लिए जो कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी, कौन सी? मोहन सिंह मेहता कमेटी है ना, मोहन सिंह मेहता कमेटी केवीके के लिए, ठीक है। केवीके के लिए कौन सी? मोहन सिंह मेहता कमेटी है, 1974 में स्टार्ट हुआ। प्रेजेंट भी लगभग 721 है ना, 721 केवीके इंडिया के अंदर, ठीक है। ये बढ़ते रहते हैं, हो सकता अभी बढ़ भी गए हो ना, तो अभी 1 महीने पुराना डाटा था, 721 थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोइल पार्टिकल, ठीक है। रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या होता है? सोइल पार्टिकल, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोइल पार्टिकल मतलब सोइल के अंदर जो पार्टिकल का प्रतिशत होता है, रिलेटिव परसेंटेज जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोइल टेक्सचर जो होता है, सैंड सेल्ट क्ले, सैंड सेल्ट क्ले, यही होते हैं सोइल पार्टिकल। तो सोइल पार्टिकल का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, उसको क्या बोला जाता है? सोइल टेक्सचर बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रूट ऑफ रोज, ठीक है। रोज के फ्रूट को हम क्या कहते हैं? गुलाब के फल को क्या कहते हैं? इसको हम हिप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? इसको हम हिप्स कहते हैं बोटनिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रिक्लेमेशन डिजीज इज ड्यू टू द, रिक्लेमेशन डिजीज जो होती है किसके कारण होती है? तो आंसर है कॉपर। सिट्रस में होती है, किसके कारण होती है? याद रखना, सिट्रस में होती है, किसके कारण होती है? कॉपर के कारण होती है। किसके कारण? कॉपर के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर, ज्वलनशील फर्टिलाइजर कौन सा है ना? हाईली एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर कौन सा है? ज्वलनशील फर्टिलाइजर, तो याद रखना अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा क्या होता है? एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर होता है। कौन? अमोनियम नाइट्रेट सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना। चलिए, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बैरूत की राजधानी जो है ना, बैरूत है लेबनान की राजधानी, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। बहुत सारे अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था एक बिल्डिंग में, तो बहुत फट गया था, धमाका हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द टेम्परेट हॉर्टिकल्चर सिचुएटेड, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। एग्जाम में पूछा जाता है। 1994 में इसकी स्थापना, कब हुई इसकी स्थापना? IPS में इसकी स्थापना पूछी जाती है, तो आपको याद रखना 1994 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द सॉइल सैलिनिटी, ठीक है। जो अपना मृदा लवणीय का सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ठीक है, केंद्रीय मृदा लवणीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है करनाल में। कहाँ पर है? सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, जिसकी स्थापना 1969 में हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर? एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? मीजोकार्प। आम में कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति, ठीक है। मध्य फल भित्ति जिसे हम कहते हैं मध्य फल भित्ति, ठीक है ना। तो आम में खाए जाने वाला भाग होता है मीजोकार्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
26 विच टाइप ऑफ द प्लांट हैविंग द लोअर वाटर यूज एफिशिएंसी, किस प्लांट की सबसे कम जल उपयोग दक्षता होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, C3 की। सबसे ज़्यादा होती है, देखो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कैम की होती है, फिर C4 की होती है, फिर C3 की। C4 प्लांट वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे कम किसकी होती है, C3 की होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैम की होती है। क्वेश्चन नंबर 27 सीड्स ऑफ द मैनी कल्टिवेटेड स्पीसीज आर बिलोंगिंग टू, अधिकतर जो क्रॉप्स होती हैं इनके जो सीड्स होते हैं क्या वो पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक होते हैं, क्या वो नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक होते हैं। देखो सीड के जर्मिनेशन पर लाइट का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन फोटोप्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर क्रॉप स्पीसीज के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर के अंदर भी आप अंधेरे में भी सीड का जर्मिनेशन कर सकते हैं हम, तो लाइट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि सीड जर्मिनेशन की लाइट चाहिए। कुछ प्लांट होते हैं जैसे टोबैको है ना, इसको इसके सीड को क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक है टोबैको। स्पेशली याद रखना टोबैको के सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक होता है। तो अधिकतर क्रॉप स्पीसीज तो क्या होती है, नॉन फोटोप्लास्टिक, मतलब इनके जर्मिनेशन के लिए आपको लाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइट पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ओराइजा ग्लेबेरिमा इज द स्टिल प्रॉपर्ली। आपको पता है कि भाई राइस की अलग अलग स्पीसीज होती है, दो कल्टिवेटेड, एक ओराइजा सटाइवा और एक होती है ओराइजा ग्लेबेरिमा। तो ओराइजा ग्लेबेरिमा जो होती है, ठीक है, ये कहाँ के लिए, अफ्रीका के लिए। कहाँ पर कल्टिवेटेड की जाती है, अफ्रीका में कल्टिवेटेड की जाती है। एक होती है हमारी ओराइजा सटाइवा, कौन सी होती है, ओराइजा सटाइवा। ये जो ओराइजा सटाइवा है, ठीक है ना, इसकी 3 होती है, इंडिका, ठीक है, इंडिया के अंदर होती है, इसका ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, जैपोनिका कहाँ पर होती है, जापान में होती है, जापान में। इसके बाद जैबोनिका, जैबोनिका, ठीक है, कहाँ होती है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द हस्क दाल, ठीक है, इज यूज टू मिक्स द राइस फ्लोर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इडली एंड डोसा। वह कौन सी दाल है जिसको मिलाकर, राइस के साथ मिलाकर हम इडली और डोसा बनाए जाते हैं। तो ब्लैक ग्राम, साउथ इंडियन जो फेमस डिश होती है इडली और डोसा बनाने के लिए ब्लैक ग्राम जो है उड़द, उड़द को राइस के साथ मिलाकर इडली और डोसा बनाया जाता है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इडली डोसा कौन सी दाल से बनाया जाता है, तो ब्लैक ग्राम से बनाया जाता है, उड़द के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है एलिमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पोलन डेवलपमेंट। पराग कणों के जर्मिनेशन के लिए, पराग कणों के डेवलपमेंट के लिए, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोरोन। कौन सा एलिमेंट जरूरी होता है, बोरोन जो होता है पराग कणों के जर्मिनेशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज का हमारा लेवल थोड़ा क्या था, इजी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का भी बेसिक भी क्लियर नहीं होता, तो मेरा मकसद रहता है कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी डाले जाएं। तो आज थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, हाँ, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।